आनंद एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका नाम है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ग्रेट मॉर्निंग। सेक्शन बी वी आर डिस्कसिंग द सेक्शन बी CMA USA पार्ट 2 डेडिकेटेड फॉर यूनिट 4 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड विद इन दैट वी आर डूइंग रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर में मैं आपको लेक्चर नंबर मैं कहता हूँ जी ये लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर में बिकॉज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वी हैव सीन फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके बाद हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिस्कस किया, फिर हमने उसके लास्ट लेक्चर नंबर 12 में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल किया, हॉक से किया, ग्लेम से किया, वायले से किया। बेटे मैं आज एक नई चीज़, नया रंग, नया ढंग, नई बात बताने वाला हूँ, एंड द नेम ऑफ दैट इज चैप्टर इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटे 5 स्टार्स को लगाने ही चाहिए इफ आई सी पास्ट ईयर एग्जामिनेशन। और अगर मैं वाइले को, ग्लेम को, हॉक को देखूँ तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंस दिया इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, एंड दैट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। And in current aspect also, if I see in the current scenario, this chapter receivables management is playing a very important role. तो आपका ध्यान से बैठना, बेटे बड़ी सारी कंपनीज डूब गई because they are not doing receivables management properly. So we should know what I mean by account receivable, what I mean by credit period, what I mean by credit policy, what is the major flaw in that. तो आइए जी हम कहानी शुरू करते हैं किस्मत की। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वर्किंग कैपिटल का मतलब हम सबको मालूम है करंट एसेट माइनस करंट एसेट। ऐसे एसेट जो 12 महीने में कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, उनको करंट एसेट्स बोलते हैं। और उसमें 4 बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल्स जिसको आप डेटर्स कहते हैं, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी या कैश इक्विवेलेंट। पहला इन्वेंटरी मतलब हमारे पास कितना स्टॉक का बैलेंस होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला, हमारे पास कितना इन्वेंटरी का बैलेंस पड़ा होना चाहिए, दैट इज नेम्ड एज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। यू गेटिंग अ पॉइंट? Second point is when I say debtors, accounts receivable, it means how much credit we should give. मैं आज के इस लेक्चर में, भूपेश आनंद मेरा नाम है, और मैं आज के इस लेक्चर में आपको बड़ी सारी मूवीज, हम दिल दे चुके सनम, एक मूवी आई थी, मैं आज बड़ा कुछ बताने वाला हूँ और आपको रियलिटी में टच करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो इन टुडेज लेक्चर हमने करंट एसेट्स की बात करनी है, इन्वेंट्री की बात करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स की बात करेंगे, कैश की बात करेंगे, एंड कैश इक्विवेलेंट। नो डाउट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टुडे, बट आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद अकाउंट रिसीवेबल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल? होता क्या है? उधार क्या है? कई जगह आप देखते लिखा होता है उधार मांग कर शर्मिंदा ना करो, कई जगह लिखा होता है आज नगद कल उधार, बट कई जगह आपको ये कहा गया होता है कि यू कैन टेक ऑन क्रेडिट। तो व्हाट इज क्रेडिट? व्हाई पीपल आर गिविंग क्रेडिट? व्हाट इज द मीनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट? आईफोन का आज आपको लेना है, अगर लेना है इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, EMIs में मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट्स में आप ले रहे हैं, आपको जान के एक हम उधार में दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे आज हम, नहीं किया तो बेटा आज का लेक्चर आपकी लाइफ के नया बेटा आज तो बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है फाइबर को लेकर। पहले जियो आ गया फाइबर केबल को लेकर और बड़ी सारी स्कीम्स निकाल दी, और आप में से बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, हमने एयरटेल को छोड़ दिया और हम रिलायंस जियो में चले गए, बिकॉज दे आर गिविंग फ्री मोबाइल डाटा, फ्री दिस, हाई स्पीड, दैट। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपके शहर में भी भारती एयरटेल ने भी फाइबर स्टार्ट कर दिया। अब एयरटेल अपनी स्कीम्स लेकर आया हुआ है, तो ये है क्या बेटा? दिस इज नथिंग बट अ कंपटीशन। आई वॉन्ट टू ग्रैब माई मार्केट शेयर, यू वॉन्ट टू ग्रैब योर मार्केट शेयर। अगर रिलायंस जियो क्रेडिट में या कुछ भी स्कीम लेकर आता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो बेटे कुछ दिनों के बाद एयरटेल भी कुछ मिलती स्कीमें लेकर आ गया, बिकॉज
everyone in the market wants to have market share. MRF टायर्स अगर सपोजिंगली ट्यूबलेस टायर्स में क्रेडिट देता है कि भाई आज टायर ले जाओ, 2 महीने के बाद हमें आराम से आप पैसे दे देना, क्या लगता है? What is the logic behind that? This is nothing but accounts receivable. Now this will be shown as a current asset in the balance sheet, in the statement of financial position of Apollo Tyres or MRF Tyres, because these are assets. Because from this they will be getting some money in future. They have the ownership, you know. This is a claim which they can have after few months from a particular customer. एक बच्चा कहता है सर मुझे तो नींद आ रही है, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हो। बेटे चैप्टर का नाम पता है? मैंने कहा जी चैप्टर का नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल। वैसे फैक्ट में इन्होंने लिखा हुआ है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ब्लेम में लिखा हुआ है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, वाइले में लिखा हुआ है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। मेरा प्यार है, देखिए मैं अभी मैनेजमेंट नहीं बता रहा आपको, जस्ट मैं रिसीवेबल्स का मीनिंग बता रहा हूँ आपको। मैं आज के लेक्चर में अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटस जिसको हम बोलते हैं, मैं उसका एक बेसिक मीनिंग बताने जा रहा हूँ कि भैया वो वाले पैसे जो आपको अभी मिले नहीं हैं, आपने सामान तो बेच दिया लेकिन अभी आपने उधार में बेच दिया। उधार में क्यों बेचते हैं वो एक अलग मुद्दा है, वी विल सी टू दैट, बट द पॉइंट इज द मनी विच यू हैव नॉट रिसीव्ड ऑन द गुड्स यू हैव सोल्ड, दैट इज नेम्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल. And because for Apollo Tyres this accounts receivable, for MRF Tyres this account receivable is a claim. They can claim that in future, so that is regarded as a asset. बेटे इन सबको हम एसेट कहते हैं और ये 12 महीने के अंदर पैसे मिल जाते हैं, इसलिए अकाउंट्स रिसीवेबल करंट एसेट में एक एज अ कंपोनेंट शो होगा। बट सवाल आता है कि ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ, वाई कंपनीज गिव क्रेडिट, वाई कंपनीज गिव क्रेडिट, ऐसा क्यों हम क्रेडिट क्यों देते हैं? आपसे पूछूं वाई कंपनीज दे वांट टू गिव द क्रेडिट व्हेन एवरीथिंग इज बीइंग सोल्ड इन कैश? बेटे ये बिजनेस है, ये बिजनेस में नई नई कंपनीज आ रही हैं, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं एंड दे वांट टू ग्रैब द शेयर। Unless and until वो कुछ नया देंगे, unless and until they will find out with the new strategies, new marketing strategies, बेटे पब्लिक कैसे अट्रैक्ट होगी? आप बताइए, आप कैसे अट्रैक्ट, क्या आप ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई नया प्लेयर आता है आप वहाँ चले जाते हैं, या सच में ही वो कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी अडॉप्ट करता है नया प्लेयर कि आप वहाँ से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और आप अपना प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर न्यू प्लेयर से परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं? और उस स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है क्रेडिट दे दो, उधार में दे दो। आप रिलायंस डिजिटल में वहाँ पे बड़े बड़े होम अप्लायंसेस हैं, होम थिएटर है। मैं क्रोमा में क्या अभी पीछे होली गई तो मेरे को लगा कि चलो एक होम थिएटर घर के लिए लेते हैं, तो होम थिएटर का बजट था मेरा कुछ, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था 2.5 लाख रुपए का बजट, 2.5 लाख का एक टैग लगा था। मैंने तो टैग देख के ही घबरा गया, लेकिन जैसे ही मैं टैग देख रहा था पीछे से एक बड़ी चार्मिंग लड़की आई और उसने सेल्स गर्ल आई और उसने मुझे कहा सर देयर इज नो नीड टू पे नाउ, यू कैन टेक ऑन क्रेडिट, यू हैव टू पे, यू कैन पे इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए की चीज वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देने को तैयार है, उधार में देने को तैयार है, बिकॉज दे वांट टू ग्रैब द मार्केट शेयर। So the main objective of giving credit to the customers is that we want to increase sales. We want to increase, अगर हमारी sales बढ़ेगी in the income statement, it is but natural my credit side will increase, my debit side even if it is remain same, my profit will increase, and when my profit will increase, my earning per share will increase, and when my earning per share will increase, sentiments will be strong. When my sentiments will be strong, the market price will increase because there will be huge demand for that company's equity shares. तो इसका मतलब कहते हैं आप कुछ भी करें आपको सेल बढ़ानी है। द पॉइंट इज क्रेडिट पीरियड एक बड़ा इंपॉर्टेंट यंत्र है, उधार में देना एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू इंक्रीज द सेल्स। बट बेटे पॉइंट ये आता है
इस टूल को ज़्यादा यूज़ करोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट भी बन गई हैं। अभी देखेंगे व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ बैंकरप्सी। बेटा सबसे बड़ा रीजन है बैंकरप्सी का ये कि आपने सेल तो कर दिया, बुक्स में सेल तो आ रही है, बुक्स में प्रॉफिट तो आ रहा है, बट यू डोंट हैव लिक्विडिटी, यू डोंट हैव द अमाउंट टू पे टू योर एम्प्लॉइज। किंगफिशर एयरलाइन की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है आपको ये बताएगा कि हाउ मच क्रेडिट अ एंटिटी शुड ग्रांट टू देयर कस्टमर्स। एक एंटिटी अपने कस्टमर्स को कितने महीने का क्रेडिट उधार दे सो दैट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अभी मैंने दो वर्ड यूज किए, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बोथ कैन बी मैक्सिमाइज, उसको देख लेंगे। मैंने केस स्टडी में पहली बात लिखी रिलायंस जियो एंड एयरटेल। आई थिंक आई हैव गिवन यू द इंपॉर्टेंस दैट these two companies they are the competitors and they want to get they are following cutthroat competition and they want to grab the share. For that they are coming with the strategies, और सबसे important strategy है कि आज आप मोबाइल डाटा ले लें, आज आप रिचार्ज करा लें, पैसे बाद में दे देना। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा है ना, और आपने देखा होगा डोमिनोज पिज़्ज़ा वर्सेस पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा। सपोजिंगली पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा लोग कम ले रहे हैं तो पिज़्ज़ा हट एक स्कीम के साथ आया कि भाई आज पिज़्ज़ा खाओ, 2 दिन के बाद पैसे दे देना। आ सकता है स्कीम। Now the point is they want to attract the customers and this is the most important strategy to attract the customers कि आप उनको आदत डलवा दो। बेटे वो जो फिरंगी थे ना, फिरंगी हमारे देश में 300-400 सालों तक उन्होंने राज किया। वो जो फिरंगी थे बड़े चालाक किस्म के थे, मैं तो ये कहूँगा बड़े हरामी किस्म के भी थे। वो इसलिए कि बेटा उन्होंने हमारे यहाँ पर पूरी इंडिया में फ्री में चाय बंटवानी शुरू कर दी। पहले यहाँ दूध पीते थे, दूध की नदियाँ थी, सोने की चिड़िया मानते थे, तो बेटे उस फ्री में चाय बेचने से क्या हुआ, लोगों को आदत पड़ गई। और जब फिरंगी चले भी गए तो आप देखिए आज की डेट में भी सब लोग चाय पीते हैं जबकि उनको दूध का पता ही नहीं है। कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी को हमें हैबिट डलवानी है तो आप पहले उसको उधार में दे दो, फ्री में दे दो। तो हम इंडियंस क्या है फ्री में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो फिरंगियों ने 300-400 साल तक हमारे अंदर वो हैबिट डेवलप करवा दी। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल तोड़ देंगे। तो क्रेडिट पीरियड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इंक्रीज द सेल्स इन द हैंड्स ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बट द पॉइंट इज कितना क्रेडिट दें, 2 महीने का दें, 1 महीने का दें, 30 डेज का दें, 45 डेज का दें, 60 डेज का दें, 70 डेज का दें, दैट इज अ बिग क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर। आज का ये जो लेक्चर है मेरे को वही एक बिग क्वेश्चन आंसर करना है कि हाउ मच क्रेडिट पीरियड आई शुड ग्रांट टू यू। तो आइए जी, मैंने रिलायंस जियो बताया, एयरटेल बताया, रिलायंस डिजिटल बताया, क्रोमा बताया, आईफोन बताया, MI फोन बताया। बेटे मोबाइल फ़ोन भी आजकल EMIs में मिल रहे हैं, आजकल क्रेडिट भी मिल रहे हैं, कि दुनिया ही क्रेडिट भी चल रही है। बट द पॉइंट इज हाउ मच क्रेडिट आई शुड गिव, फॉर हाउ मच पीरियड आई शुड गिव। क्योंकि उधार देने के बाद जिसने उधार ले लिया बेटा वो तो भूल ही जाता है, और जिसने उधार दिया उसको नींद ही नहीं आती, उसको क्योंकि याद रहता है इससे पैसे लेने, इससे पैसे लेने, इससे पैसे लेने। और जिसने उधार लिया बेटे वो मोहल्ला, वो गली, वो सब छोड़ के चला जाएगा, कहीं वो रहना शुरू कर देगा। So the point is, I have to see that whether I am incurring bad debts from that. If yes, then I have to compare it with the benefits and then I have to take a decision. मैं आज एक बड़ा ब्यूटीफुल प्यारा सा आपके सामने फ्लो चार्ट बनाऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, और स्लाइड्स इतनी अच्छी बनाई है कि मैं खुद ही उन स्लाइड्स को देखकर इतना खुश हो गया कि मुझे लगा कि क्या मैं इतनी अच्छी स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो देखिए जी, आई थिंक हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी financial management is effective and efficient utilization of funds, and then we have started with the strategic financial management. That when I say strategic, it means I want to effectively efficiently utilize the funds, and for that I will be using strategy. उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टार्ट किया था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल था, आजकल हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म डिसीजन कर रहे हैं। और मैंने कहा भी था कि हम जिगजैग वे में चलेंगे क्योंकि तभी आपको लॉजिक समझ आने वाली। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल मींस रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड टू ब्लॉक इन डे टू डे एक्टिविटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हम सबको मालूम है करंट एसेट लिखना नहीं है बेटे,
अब आप पहले ध्यान से सुन लीजिए, इवन इफ अगर आपको लग रहा है कि रिपीट है तो आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बेटे फॉरवर्ड का ऑप्शन है, बट मेरे को सभी बच्चों को देखना है। तो जो अभी ज्वाइन किया, जो उन्होंने पहले ज्वाइन किया, अगर आपको ऑलरेडी ये कंसेप्ट पता है तो आप आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बैलेंस ऑफ डेटर्स का मतलब आज हम समझेंगे। अच्छा, डेटर्स की जगह आप अकाउंट रिसीवेबल समझ लें, एक ही बात है बेटे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप अकाउंट रिसीवेबल कह दें या डेटर्स कह दें, एक ही बात है। इंडिया में हम इसको डेटर्स बोलते हैं, आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं। इट मीन्स आपको कितने पैसे अभी रिसीव करने हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, इसको देखेंगे क्रेडिट पीरियड और क्रेडिट सेल्स में कैसे। अच्छा, क्रेडिट सेल्स लोग देते क्यों हैं? उधार में सामान क्यों देते हैं, उधार में सामान क्यों बेचते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज ग्रोथ इन सेल्स। बेटे सेल्स में ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। सेल्स बढ़ेगा तो बेटे प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा और आप कंपटीशन को मीट कर पाएंगे। ठीक है, so these are the some of the reasons because of which I generally want to give the credit. Now the point is how I can calculate that accounts receivable balance. वो जो डेटर्स का बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, और बेटे मैंने बड़ी मेहनत से आपको बताया ना, जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं बेटे, जूस नोट्स भी प्रिपेयर किए, उसमें भी बताया कि व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, उसको भी देखेंगे। आज मैं बता तो रहा हूँ, बड़ा मज़ा आने वाला है बेटे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने एक मूवी भी दिखाई है, उसका हल्का सा एक इंस्टेंस दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में लाइफ में है क्या, व्हाई वी आर डूइंग द चैप्टर नेम्ड एज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे, कोई बात ही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा, सपोजिंगली क्रेडिट पीरियड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इफ क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ्स, मान लेते 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है, इसका मतलब आज जो सामान बेचेंगे, जनवरी में जो सामान बिका उसके पैसे आप जनवरी में मत दो, फरवरी में भी मत दो, कब दो? मार्च में दे देना, हम ये कह रहे हैं। अब अगर एक कंपनी 2 महीने का उधार देती है, तो जो पैसे उसको जनवरी में मिल सकते थे वो पैसे उसके नहीं मिले, ब्लॉक हो गए। उस वो दैट कंपनी विल बी गेटिंग दैट फंड्स आफ्टर अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। It means for that 2 months the funds will be blocked. You getting a point? अगर assume करते हैं कि 12 लाख की सेल है, किसमें 12 मंथ्स में, इन 1 ईयर 12 लाख डॉलर्स का सेल है, तो 2 मंथ्स में कितना सेल होगा बेटे? बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, 12 लाख रुपए की सेल है 12 महीने में, तो 2 महीने में कितनी? यू कैन कैलकुलेट फॉर दैट। व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग फॉर 2 मंथ्स? बिकॉज आई हैव गिवन अ क्रेडिट ऑफ, because of that my how much funds will be blocked because आप उन फंड्स को, ब्लॉकेज को देख रहे हैं कि मेरे को जो पैसे पहले मिल जाते अब नहीं मिल रहे, लेट मिल रहे हैं। कितने लेट मिल रहे हैं? 2 महीने के बाद। और कितने पैसे ब्लॉक हैं? 2 लाख। कैसे निकाला? 2/12 2/12 2/12 2/12 into 12 lakhs, that comes to 2 lakhs. इट मीन्स अगर आप पूरे 12 महीने का पीरियड देखें, ये देखें ना, ये देखिए 12 महीने का पीरियड देखें, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आपको लेने थे, जो आपको मिलेंगे 2 महीने के बाद। अच्छा, ये पुराने पैसे मिल जाएंगे, फिर जो नए कस्टमर्स आएंगे वो फिर 2 लाख रुपए के खड़े हो गए, वो मुझे फिर 2 महीने बाद देंगे। अच्छा, ये दे देंगे तो फिर नए कस्टमर्स आ जाएंगे, वो अलग 2 महीने बाद देंगे, फिर ये दे देंगे तो और नए कस्टमर। इट मीन्स आपने कभी गंगा जी का पानी देखा? गंगा रिवर में पानी हर समय बहता जा रहा है। क्या लगता है बेटे? पानी पुराना चला जाता है, फिर नया आ जाता है। पुराना पानी हिंद महासागर में मिल जाता है, ओशन में जाके मिल जाता है, सी में जाके मिल जाता है, फिर नया आ गया, फिर पुराना चला गया, फिर वो नया, फिर वो पुराना बन गया। इट मीन्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ यू सी देयर इज अ वाटर, बट दैट वाटर इज एवरी टाइम चेंजिंग. Similarly is the balance with receivables. You know, if you are giving a credit of 2 months, it means accounts receivables, no doubt they are 2 lakhs. But the point is, old customers are paying, and again new credit customers are coming. Again old customers are paying and new customers are coming. पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं. इट मीन्स आप वो 2 लाख रुपए हर समय आपके पैसे ब्लॉक रहेंगे.
सपोजिंगली मैं अगर क्रेडिट पीरियड एज्यूम करता हूँ 12 लाख की सेल है, 12 लाख की एनुअल सेल है, मैं 3 महीने का कर देता हूँ, तो बेटा 3/12 इंटू कितना आएगा 3 लाख। इट मीन्स मेरे 3 लाख रुपए, माई 3 लाख डॉलर्स, माई 3 लाख येन, माई 3 लाख पाउंड will always be invested or blocked in customers, because customers will delay me, will pay me after a period of 3 months. They will make a delayed payment after a period of 3 months. You getting my point? तो उसको हम कह रहे हैं क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल्स को निकालने के लिए हमें दो एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट किया था बेटा थर्ड क्लास में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, और पीरियड कितना है। तो आप क्या करते थे, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी। इट मीन्स 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल है, 1 लाख डॉलर्स का प्रिंसिपल है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1 लाख इंटू 10% इंटू 1, दैट कम्स टू $10,000। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट क्रेडिट पीरियड। मैं क्रेडिट पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ इफ आई एम अवेलेबल विद, आई कैन कैलकुलेट अकाउंट रिसीवेबल इफ आई एम अवेलेबल विद टू थिंग्स। दो बातें अगर मुझे पता हो, पहली क्रेडिट पीरियड कितना है, दूसरा क्रेडिट सेल्स कितनी है, क्योंकि बेटे मुझे क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट पीरियड के साथ ही तो मोहब्बत करानी है। ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई बहन का रिश्ता है। किस किस का, क्रेडिट पीरियड का और क्रेडिट सेल्स का। जब मैं क्रेडिट पीरियड को क्रेडिट सेल्स के साथ रिलेट करता हूं तो एक नई चीज आती है, उसका नाम है अकाउंट्स रिसीवेबल। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आज आपकी झोली में डाल रहा हूं, हॉक से ले रहा हूं, मीनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड। आपको क्या लगता है अभी तक जो भी कुछ मैंने बताया उसमें मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मीनिंग क्या है, मैंने कहा जी सपोज अ कंपनी ग्रांट्स अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ टू इट्स कस्टमर्स, अभी बताया, एंड सपोज एनुअल सेल्स आर 12 lakhs। मान लेते हैं एक कंपनी अपने कस्टमर्स को 1 महीने का उधार देती है और 1 वर्ष में 1 साल में 12 लाख रुपए की सेल होती है। उसका मतलब क्या समझ आता है आपको, बड़ी सिंपल सी बात है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। जो पैसे यहाँ लेने थे वो अब हमें इस महीने मिलेंगे, फिर जो पैसे यहाँ लेने थे इस महीने मिलेंगे, फिर जो पैसे यहाँ पे मिलने थे इस महीने मिलेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे, फिर यहाँ मिलेंगे। इट मीन्स आपने अपनी पेमेंट को डिले करा दिया और आप 1 महीने के बाद कस्टमर से पैसे ले रहे हैं। ये बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो मैंने गंगा रिवर का एग्जांपल दिया। अगर मान लेते हैं क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है, तो बेटे 12 लाख की सेल, 12 लाख की सेल है, अभी अभी हमने देखा, इंटू 2/12, तो आप बताइए जी 2 लाख रुपए के डेटर्स हो जाएंगे। एक बात समझ आई कि क्रेडिट पीरियड का और अकाउंट्स रिसीवेबल का, आई रिपीट, क्रेडिट पीरियड एंड अकाउंट्स रिसीवेबल हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन, हैव अ, क्या बोलो, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब जितना क्रेडिट पीरियड बढ़ता जाएगा, बताइए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मैं अब आपसे यही पूछना चाहता हूँ, वेदर कोरिलेशन, वेदर क्रेडिट पीरियड, आराम से देखना और फिर मुझे समझाना, क्रेडिट पीरियड का और अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस का, क्रेडिट पीरियड एंड accounts receivable balance, whether they have a direct relationship or whether they have a indirect relationship। ये देखना बेटे हमारे को कि क्रेडिट पीरियड का और अकाउंट रिसीवेबल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे अज्यूम करते हैं मैं 1 महीने का क्रेडिट कर देता हूँ, ठीक है जी, मैं 2 महीने का क्रेडिट कर देता हूँ, तो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जैसे हमने अभी अभी देखा कि 12 लाख रुपए की सेल है, ठीक है जी। आप मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए 3 महीने का हो तो फिर कितने क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे, 4 महीने का हो तो फिर कितने होंगे, जल्दी से करिए, कैलकुलेटर बाहर निकालिए, मैं भी अपना कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ।
ये बेटे मेरा कैलकुलेटर तो जरा, ये ना बेटे, आपने ये बताना है कि क्रेडिट पीरियड अगर 1 महीने का है तो फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस कितना है बेटे, 1 लाख का, और 2 महीने का क्रेडिट पीरियड होगा तो बैलेंस विल बी ऑफ 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं क्या कर रहा है मास्टर, 1/12 इंटू 12 लाख, 1/2/12 इंटू 12 लाख, 3/12 इंटू 12 लाख, 4/12 इंटू 12 लाख। आप चेक कर लीजिए, आपने क्या किया, क्रेडिट पीरियड को क्रेडिट सेल्स के साथ रिलेट किया और उसके बाद ये अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रेडिट पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, आप देखिए आपका अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्रेडिट पीरियड का और अकाउंट्स रिसीवेबल का डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे दीपिका पादुकोण का और रणबीर का डायरेक्ट रिलेशनशिप, जैसे रणबीर बिल्कुल उसी तरह से पीरियड एंड अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। बट इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटे, क्रेडिट पीरियड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अकाउंट्स रिसीवेबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया। अकाउंट रिसीवेबल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 things. First is credit period and second is credit sales. If I relate these 2 things, then I think I can calculate account receivable and account receivable balance and credit period have a direct relationship. ठीक है सर, मैं आगे आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 2 हॉक में दिया हुआ बेटे, ध्यान से देखना, मैं 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा आज के लेक्चर में और आपको पूरा समझ आ जाएगा रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। मैंने अभी तक आपको मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने जस्ट बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, why companies grant credit to the customers and how we can calculate account receivable। अब मैं बताने जा रहा हूँ what are the factors, what are the elements of credit policy। बेटे पॉलिसी बहुत बड़ी होती है ना, पॉलिसी का मतलब क्या है, हम कहते हैं हमारी ये पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर बड़े सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं कि भाई हम ये कहते हैं दिस इज कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 पॉलिसी, उसमें आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वैक्सीन लगानी है, तो देयर कैन बी डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन दैट पॉलिसी। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, मैंने कहा कि पहला एलिमेंट होता है क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। बट जो कंपनी जो मैनेजमेंट कैन बी अ कंजर्वेटिव कंपनी, वो कहती है कि हमें रिस्क नहीं लेना, हम बड़े कंजर्वेटिव हैं, हम उधार में नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उधार में दे देंगे तो लोग भाग जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे, ह्यूज लॉसेस होंगे, वी डोंट वांट टू इनकर दैट। भले कम सेल कर लेंगे बट वी विल नॉट सेल ऑन क्रेडिट। देयर कैन बी मैनेजमेंट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स। आई कैन से रतन टाटा जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कंजर्वेटिव पॉलिसी में अगर आप रतन टाटा जी की पर्सनैलिटी को देखें तो शायद कुछ मेल खाती है, और अगर आप मुकेश अंबानी को देखें तो मुकेश अंबानी इज एग्रेसिव इन नेचर। अगर आप रिलायंस जियो के प्रोजेक्ट को के रीजन देखें दैट व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग, सो यू कैन फाइंड आउट दैट देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स ऑफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। क्रेडिट स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम अपनी पॉलिसी को क्रेडिट पीरियड को स्ट्रिक्ट रखेंगे या लिबरल, लूज रखेंगे या टाइट रखेंगे या मॉडरेटली रखेंगे। जैसे हम ये कह सकते हैं दैट इफ यू थिंक दैट दिस कंपनी हैज नॉट अ गुड क्रेडिट रेटिंग और दिस कस्टमर हैज नॉट अ सिबिल गुड क्रेडिट रेटिंग, सो विल नॉट ग्रांट अ क्रेडिट टू दैट पर्सन। हम नहीं बेचेंगे, भले वो कह रहा है कि हम दे दूंगा, नहीं हम नहीं देंगे। So this can be, this policy of the management, this thought of the management is named as credit standard। credit terms, बेटे क्रेडिट पॉलिसी में मैंने कहा 3 एलिमेंट्स होते हैं, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट टर्म्स कि हम आपको उधार कितने दिन का दे रहे हैं, 30 दिन का दे रहे हैं, 45 दिन का दे रहे हैं, 60 डेज का दे रहे हैं,
So how much period for which we are giving the credit, and if you do not want to get that credit, you can go for discount policy. अगर आप 30 दिन से पहले ही पैसे दे देते हैं और आप उधार नहीं लेना चाहते, तो हम आपको अर्ली बर्ड कैश डिस्काउंट देंगे. So how much is the discount we are offering? How much will be the credit period? That will come in credit terms. तो मैं जैसे कहता हूँ आपको डिस्काउंट है 2/10 नेट 30. क्या मीनिंग है बेटा इसका? ये टेक्निकल एक स्टेटमेंट है. हम इसी तरह से बोलते हैं कि अगर आप 10 दिन में, सुनना जरा ध्यान से, अगर आप 10 दिन में हमें पैसे दे दोगे, सेलर इज सेइंग टू द बायर, seller is saying to the customer that if you pay me up to 10 days, I will give you a discount of 2%. And if you do not want to get the discount, if you do not want to avail that discount policy, you can pay me after 30 days. तो अगर आप 30 दिन में पैसे दोगे तो मैं डिस्काउंट नहीं देने वाला. हाँ, हम क्रेडिट दे रहे हैं आपको 30 दिन का. क्रेडिट टर्म्स में क्रेडिट पीरियड इज 30 days. बट इफ यू वांट टू पे अस अर्ली, then we will give you a cash discount, and that cash discount will be 2%. जैसे मैं कहता हूँ जी 3/10 नेट 15, इसका मीनिंग समझाइए बेटे. पेपर में आया हुआ है आपके. अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे हॉक के, ग्लेम के और पूरे वाइले के. दे हैव गिवन द डिस्काउंट पॉलिसीज. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. इट मीन्स वी विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 3%, 3%, 3%, 3%. If you pay us within 10 days, if you want to pay us within 10 days, if you want to pay us early, okay, please pay us up to 10th day. You can pay up to 2nd day, 3rd day of sale, 5th day of sale, 8th day of sale, maximum up to 10th day of sale. आपको पैसे देंगे. अगर आप 10 दिन तक पैसे दे देते हो तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे. और अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दो. आप 30 दिन के बाद आप ऐसा ना, आप 15 दिन में पैसे दे देना. अब यहाँ मैंने लिखा नेट 15. इट मीन्स यू कैन पे अस आफ्टर 15th डे ऑल्सो विदाउट डिस्काउंट. सो द पॉइंट इज, हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट की पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं. उस क्रेडिट पॉलिसी में 3 आइटम्स आती हैं जो हॉक में मेंशन है. क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन एफर्ट्स. बेटे मैंने अभी एक मूवी दिखानी है, हम दिल दे चुके सनम, सतीश कौशिक और जॉनी लीवर. उधार देना आसान है, लेकिन किसी की जेब से पैसे निकलवाना बेटे बड़ा ही मुश्किल काम है. अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी को पैसे दे दीजिए, देखिए, और कुछ दिनों के बाद उससे मांगिए. बेटे बहुत सारे आपको पता चल जाएगा रियलिटी में कि सच में क्या एफर्ट्स लगते हैं. आपको तो रात को नींद नहीं आएगी बेटे कि हमें पैसे लेने हैं. और जिसने ले लिए वो ठंडी नींद सोएगा. द पॉइंट इज देयर इट रिक्वायर्स सम efforts also to again get that money from those customers because we have sold them goods on credit. तो इन तीनों के जुमावड़े से, क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, क्रेडिट टर्म्स एंड कलेक्शन एफर्ट से हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्रेडिट कितना देना चाहिए. और प्रैक्टिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है. आज मैं आपको प्रैक्टिकली आपको स्टेप्स भी बताऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम कौन से प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी. एक बच्चा कहता है ये चैप्टर कौन सा कर रहे हैं. अब बेटे मेरा तो मुंह पे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है उसको, भाई तो नींद आ रही है उसको. बेटे हम कर रहे हैं सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस. उसके बाद हम उसमें यूनिट नंबर 4 वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं. हमने वर्किंग कैपिटल में कर लिया, इन्वेंट्री भी कर लिया. आज हम कर रहे हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. सर अभी तक आपने मैनेजमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया. नहीं बताया बेटे, मैंने अभी तक आपको अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में ही बताता जा रहा. कभी इस तरह से बता देता हूँ, कभी इस एंगल से बताता हूँ, कभी इस एंगल से बताता हूँ. अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल, उधार में जो आप बेचते हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स हो सकते हैं बेटे. तो मैंने वही लिखा टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स. हॉक भी गिवन है, एमसीक्यू आया हुआ है. टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स क्या होते हैं बेटे? एक तो टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स को बता ही दिया. क्रेडिट कस्टमर्स, आपने दे दिया सामान. बेटे कई बार पुराने ज़माने में क्या होता था, या आजकल के ज़माने में जब से पोस्ट कोविड के बाद अगर आप देखें तो डिजिटाइजेशन और ज़्यादा पेस पे आ गई है. पीपल दे आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड. बेटे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना भी मैं कहता हूँ इट इज़ अ लाइक ऑफ रिसीवेबल.
क्रेडिट कार्ड, बेटे उसमें क्या बताना है आपको पता ही है, कंडीशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी वॉल्वो बसेस हैं, ये जनरली ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में एप्लीकेबल होता है कि जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करेंगे पूरी बस का टाइटल हम आपको ट्रांसफर नहीं करने वाले। तो कंडीशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसीवेबल। जैसे आपने देखा वॉल्वो बसेस, इसमें ऊपर भी सो जाते हैं नीचे भी सो जाते हैं, बड़ी बड़ी बसेस होती हैं बेटे, लैक्स की होती हैं, करोड़ की होती हैं, बट द वॉल्वो जब वो बेचता है तो उनको टाइटल नहीं देता उस कंपनी को, अप टू द पॉइंट वो पूरी पेमेंट कर दे। तो वी आर डिस्कसिंग व्हाट कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ रिसीवेबल्स। और पुराने जमाने में क्या होता था, रघुपति रीत सदा चली आए, अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता है, और हमारी इंडिया से तो स्टार्ट हुआ कि हम प्रॉमिस कर देते हैं, आपको वचन दे देते हैं, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन का मतलब है प्रॉमिसरी नोट, हम लिख देंगे कि हम इस व्यक्ति को इतने महीने के बाद पैसे देंगे। So this can be also a type of receivable. So we are discussing receivables, that how many types of receivables are there. मैंने कहा credit card is also receivable, conditional sales contract is also receivable, and promissory note is also receivable. तो ये भी बड़ा important point है। अब मैं आ गया जी आज के इस lecture के important और last मुद्दे पे। सर लास्ट मुद्दा है, हाँ बेटे, मैंने आज आपको गूगल क्रोमा से भी कुछ दिखाना है। आइए मैं विकिपीडिया लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसको देखें। अच्छा ये क्रोमा आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, मैं अभी देख लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। लो जी आ गया बेटे। अकाउंट्स रिसीवेबल, मैंने विकिपीडिया से पूछा कि ये विकिपीडिया बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। बेटे बड़ी अच्छी साइट लगती है मुझे अकाउंट रिसीवेबल विकिपीडिया, आप इसमें से जरूर जाया करें, अपनी नॉलेज को एनहांस किया करें। अकाउंट रिसीवेबल्स आर legally enforceable claims for payment held by a business for goods supplied or services rendered that customers have ordered but not paid for. These are generally in the terms of invoices, ठीक है जी, raised by a business and delivered to the customer for the payment. This account receivable is shown in a balance sheet. It is shown as in the balance sheet because ये हमारे claims हैं, हमें पैसे मिलने हैं, इससे हमें पैसे मिलेंगे। So they are claims, goods, customers, ये देख लीजिए goods, आप सेल करते हैं goods, we are selling the goods on credit। मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस डिजिटल का, I have given the example of Chroma, I have given the example of iPhone, मैंने आपको MI के फ़ोन की बात की, फिर मैंने आपको अलग अलग रियल केस स्टडीज बताई। और आज ये जो मैं विकिपीडिया से रिलेट कर रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट आई मीन बाय अकाउंट्स रिसीवेबल। पेमेंट आजकल हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं, वो ठीक है, ठीक है जी। पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स की बात करें तो पेमेंट टर्म्स कैन बी एन एग्जांपल ऑफ कॉमन इज नेट 30 days, which means the payment is due at the end of 30 days. The debtor is free to pay before due date. Business can offer a discount for early discount. मैंने आपको बताया था 2/10 upon net 30, तो विकिपीडिया भी यही कहता है और हॉक भी यही कह रहा है, ग्लेम भी यही कहता है, वाइले भी यही कहता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ही ठीक बता रहा हूँ। अभी आ जाइए जल्दी से, आपको एक छोटी सी बात लिखनी है, फिर हम आएंगे उस मूवी में। बड़ी देर से बेटे वो मूवी बड़ी इंतजार कर रही है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी VLC में लगाई हुई है, अभी दिखाऊंगा बेटे, अभी दिखाऊंगा, अभी देखेंगे ये VLC में है क्या, अभी देखेंगे बेटा। व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक नंबर 4। आज हम जो करने वाले हैं एक्चुअली में आज के टॉपिक का नाम ही है व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। तो मैंने डिस्कस करना है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अकाउंट्स हटा दिया, व्हाट इज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट का मतलब तो बताइए आपको, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन मनी मटेरियल मशीन, बट हम कर रहे हैं रिसीवेबल्स मैनेजमेंट as a management accountant, as a CMA USA, we are doing that how I can manage those receivables. So it is effective and efficient selection of optimum credit policy. ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी में 3 चीज़ें आती हैं, स्टैंडर्ड्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, और उसके बाद आपके मैंने आपकी बताया कलेक्शन एफर्ट्स आते हैं टू मैक्सिमाइज लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेटे 3 बार आपके MCQ में आ चुका है लिक्विडिटी के ऊपर
और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर आप IMA के साइट से पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लें तो पूरी बुकलेट में लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर 3 बार उन्होंने पूछा। तो मैंने ये आज एक वर्ड यूज किया दैट दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी टू मैक्सिमाइज। मुझे दोनों चीजें चाहिए, प्रॉफिट भी और क्या, लिक्विडिटी भी। तो आई हैव टू फाइंड आउट द ट्रेड ऑफ बैलेंस, मुझे दोनों के बीच का बेस्ट बैलेंस चाहिए सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज इट। तो आइए जी, मैं उसी बैलेंस को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटे ऐसा होता है ना, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो बातें ज़्यादा समझ आती हैं। अब वाइले वाले ने क्या किया, ग्राफ बना के समझाया, हॉक ने ग्राफ नहीं बनाया। कोई बात नहीं बेटे, मैं भूपेश आनंद, मैं तो वाइले की बात भी करूँगा, ग्लेम की बात भी करूँगा, हॉक की बात भी करूँगा और तीनों को मिक्स करके बताऊँगा। बेटे एक्स एक्सिस होती है ये और ये वाई एक्सिस होती है और हम जनरली बनाते हैं y ऑन x। इसका मतलब x एक्सिस में we जनरली टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y एक्सिस में we जनरली टेक डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ये बताइए, मैं एक महीने का उधार दूं, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, I have a decision I can take as a management accountant, as a CMA USA. I can decide that whether I will be giving what 1 month or 2 months or 5 months or 6 months. आप ये बताएं, जब मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा तो मैं ज़्यादा सेल करूंगा, बेटे लाइन लग जाएगी खरीदने के लिए। अगर मैं कहता हूँ जी आज पिज़्ज़ा खा लीजिए, 2 दिन के बाद पैसे देना, डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले कहते हैं, लाइन लग जाएगी दूर तक, सब पिज़्ज़ा के लिए आ जाएंगे। इसका मतलब मेरी सेल्स बढ़ेंगी। अच्छा जब सेल्स बढ़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब 1 महीने में का उधार दें तो इतना मेरा सेल होगा, 2 महीने का तो और ज़्यादा, 3 महीने का तो और ज़्यादा। इट मीन्स माई सेल्स विल इंक्रीज एज द क्रेडिट पीरियड विल इंक्रीज। बोलो जी हाँ या ना तो बोल दो। बट द पॉइंट इज, अगर मैं इसी एक्सिस में लिक्विडिटी भी ले लूं, सोचना आप ध्यान से, लिक्विडिटी का मतलब है कि मेरे पास मेरे पैसे ब्लॉक नहीं हो रहे, मेरे पास पैसे जल्दी आ जाएं। बेटे अगर मैं एक महीने कैश में सेल करता हूं तो आज ही पैसे आ जाएंगे। इसका मतलब इफ आई डोंट गिव अ क्रेडिट तो मेरी लिक्विडिटी हाईएस्ट रहने वाली। इफ आई गिव अ क्रेडिट ऑफ 1 month तो 0 पीरियड से लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, 1 महीने के बराबर में मेरी थोड़ी लिक्विडिटी की टाइटनेस आ जाएगी। एंड इफ आई गिव अ क्रेडिट ऑफ 2 months then again my liquidity balance will decrease। मेरी बात तो समझ रहे, क्योंकि मुझे 2 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। 3 महीने का अगर मैं क्रेडिट पीरियड देता हूँ तो आपको जो पैसे हैं आफ्टर 3 months के गैप के बाद मिलेंगे। एंड इफ आई गिव अ क्रेडिट ऑफ 4 months then I will be getting a credit after 4 months। इट मीन्स लिक्विडिटी हाईएस्ट यहाँ रहने वाली है, फिर कुछ कम हो जाएगी, फिर कुछ कम हो जाएगी, फिर कुछ कम हो जाएगी, फिर कुछ कम हो जाएगी। ये बेटे मेरे सामने आ गई। इट मीन्स ये प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सेस है अपवर्ड और ये डाउनवर्ड नेचर की है किसकी, लिक्विडिटी की। बेटे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा एंड दिस पॉइंट आई विल से एंड द perpendicular which I will draw and I will see in the x-axis, that is named as optimum credit period. You are getting my point? So this is the main objective of receivables management, that I want to find out that optimum credit period where my liquidity and my profitability both can be achieved। ठीक है जी, आइए मैं लास्ट बस बेटे 5 मिनट की बात रह गई है, फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। जैसा आपको मालूम है कि मैं सभी चैप्टर्स में फ्लो चार्ट बनाता हूँ। बेटे अब क्या है कि मैं लॉजिक सारे बता रहा हूँ, कंसेप्ट सारे बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बढ़ भी जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको आता तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट है कि कोई भी चैप्टर आप करते हैं पहला लेक्चर तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, पूरा सुन लीजिए। फ्लो चार्ट मेरे को लगता है कि आपको बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर 4 बॉक्स बनाने वाला हूँ, उसमें पहले लिखूंगा मीनिंग क्या है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का, कंक्लूड कर रहे हैं ना जो अभी तक डिस्कस किया, फिर मूवी भी तो देखनी है बेटे। टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, रीजंस ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट एंड डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, ब्रांचेस बनाएंगे, बेनिफिट्स क्या है ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट एंड कॉस्ट क्या है ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट। तो आराम से
ये मैंने बेनिफिट्स और कॉस्ट अलग से लिख दिए, बट आप पहले एक रूपरेखा बता दिए, ठीक है जी। आप जल्दी से चित्र बनाइए, मीनिंग लिखिए, इफेक्टिव एंड efficient. Effective and efficient selection of optimum क्रेडिट पॉलिसी। जैसे कोविड-19 पॉलिसी है, उसमें बड़े सारे एलिमेंट्स हैं। क्रेडिट पॉलिसी को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली निकालना इज नेम एज रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज मैंने अभी भी बताया था बेटे, टाइट भी हो सकती है, लिबरल भी हो सकती है, लूज हो सकती है, ठीक है जी, मॉडरेट हो सकती है। तो टाइट को वैसे हम जनरली बोलते हैं कंजर्वेटिव, जिसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। लूज का मतलब होता है एग्रेसिव, और एक थर्ड होती है बेटे बीच में, मॉडरेट लिख दिया मैंने, मॉडरेट अभी डिस्कस किया बेटे, इसलिए दोबारा से नहीं बता रहा। अच्छा, रीजंस क्या हो सकते हैं क्रेडिट देने की? बड़े सिंपल सी रीजन है जी, इंक्रीज इन सेल्स, और नेक्स्ट रीजन कैन बी इंक्रीज इन मार्केट शेयर। आप अपना मार्केट का शेयर बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं। रिलायंस जियो अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, आईफोन अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है, एमआई फोन अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहता है। बेटे दे विल जनरली गिव क्रेडिट, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस, जगह नहीं है वहां पे मैंने लिख दिया डिसीजन क्राइटेरियाज में। मैंने अभी आपको दो क्राइटेरियाज बताए, एक बताया बेटे लिक्विडिटी और दूसरा बताया मैंने प्रॉफिटेबिलिटी, और इनका एक चित्र भी बना के दिखा दिया। चित्र के रूप जैसी मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफ, यू नो, एक्सिस। अमेरिका में भी एक्सिस बनाते हैं, वाई ऑन एक्स, इट मीन्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इट मीन्स आई विल टेक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अब हम ये चार बातें हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अब हमें देखना है कि हम कौन सी बेस्ट पॉलिसी लें। इन सभी आपको क्या होगा, डिफरेंट पॉलिसीज गिवन होगी कि वेदर वी शुड गिव अ क्रेडिट ऑफ 30 डेज, whether we should give a credit of 60 days, whether we should give a credit of 90 days। तो आपको मान लेते तीन पॉलिसीज दी है, 30, 60 एंड 90, 3 क्रेडिट टर्म्स गिवन है। तो आप क्या करोगे, तीनों क्रेडिट टर्म्स के क्या निकालोगे, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। बेनिफिट का मतलब है कि आपको फायदा क्या हो रहा है, और कॉस्ट का मतलब है आपके खर्चे क्या लग रहे हैं। तो आइए जी, बेनिफिट क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है जी। बेनिफिट में आपको क्या लगता है, मैंने बताया बेटे, अभी तो बताया, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ ग्रांटिंग लिबरल क्रेडिट। एक ही बेनिफिट मुझे दिखता है, वो ये है कि जहाँ पर फूल होते हैं, शहद होता है, मक्खियाँ अपने आप आ जाती हैं। आप जब उधार में देंगे तो उधार में लेने को किसको अच्छा नहीं लगता, सब ले लेंगे, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। बट अब आ रही मूवी की बात, जब आप उधार में देंगे तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, मॉनेटरी कॉस्ट बढ़ेगी, और सबसे पहली बात, लोगों की नीयत खराब हो जाएगी। बेटे कस्टमर्स दे विल नॉट बी गिविंग यू द मनी बैक, देयर विल बी ह्यूज बैड डेट्स। विजय माल्या कैनरा बैंक से, इंडियन बैंक से लोन लेकर लंदन भाग गया, उसकी नीयत खराब होगी कि मैं पैसे नहीं दूंगा, उधार में लिए थे। अभी देखिए एक मूवी, एक गाना, एक मूवी थी, क्या थी बेटे मूवी, आइए देखते हैं। मैं इस मूवी के थ्रू ये बताना चाह रहा हूं कि एक था सतीश कौशिक और एक था जॉनी लीवर। मूवी का नाम था हम दिल दे चुके सनम। सतीश कौशिक ने जॉनी लीवर को पैसे उधार में दिए, और फिर जब उसने पैसे मांगने की कोशिश की तो जॉनी लीवर फोन में किस तरह से अपनी आवाज बदल रहा है, उसकी नीयत खराब हो चुकी है। यही बात मैं बताने जा रहा हूँ, बैड डेट्स। बैड डेट इज अ एडिशनल कॉस्ट व्हिच यू विल इनकर इफ यू गिव क्रेडिट। तो वी आर रिलेटिंग बेनिफिट्स विद कॉस्ट, कि भाई बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट क्या है। Then only as a management accountant I can maximize, I can find out the optimum credit period। आइए जी देखते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हेलो, सनी गोयल महाराज हैं क्या? अब फोन आया,
सतीश कौशिक ने जॉनी लीवर को पैसे दिए हुए हैं और फोन किया उसने कि भैया ये साहब हैं, मुझे पैसे लेने हैं। अब देखिए जॉनी लीवर क्या कह रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। और ये सनी जी तो नहीं है। मैं कहा, कौन बोल रहे हो तुसी? महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। अब जॉनी लीवर उसको ये प्रिज्यूम कर रहा है कि आपने फोन गलत जगह मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर देखिए सतीश कौशिक क्या सोच रहा है। कोई ना हो गया। वो तो जर्मन बोल रहे हैं, मैं जापान बोल रहे हैं। महाराज जापान जी सनी जी किधर गए हैं? वो यार और किधर जाएगा, शूटिंग तो गैर रहा फोन। अब शूटिंग पे गए हैं। महाराज मेरा कर्जा वापस करने के चक्कर में इसका मतलब जिसको पैसे लेने होते हैं उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो बैड डेट के इनकर करता है। बेटे अभी एक मूवी और दिखानी है, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट तो है बेटा, मैं भूपेश आनंद इस समय आपको फ्लो चार्ट बनवा के दिखा रहा हूँ और फ्लो चार्ट बेटे कुछ इस तरह का आएगा। ये देखो, ये आएगा बेटे फ्लो चार्ट। ये देखो मैंने अभी बताया भी था, ये रहा फ्लो चार्ट बेटे, ये आएगा फ्लो चार्ट। मीनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट लिखा हमने, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज लिखी, डिसीजन क्राइटेरिया लिखे। यहाँ पर हम नीचे उसी टेबल से आ रहे हैं। नीचे लिखा मैंने मॉनेटरी बेनिफिट्स और फिर लिखा मैंने मॉनेटरी कॉस्ट, मॉनेटरी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में क्या लिखेंगे बेटे, एक ही बेनिफिट है, इंक्रीज इन प्रॉफिट और इंक्रीज इन सेल्स और इंक्रीज इन मार्केट शेयर। अब कॉस्ट में क्या क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, जो मैं बताना चाहता हूँ। कॉस्ट में सबसे पहले है इंक्रीज इन बैड डेट्स। उधार देने से आप ग्राहक तो छोड़ ही देंगे, उधार दिया ग्राहक खो दिया, ऐसा भी देखा होगा आपने, लिखा होगा बनने की दुकान पे। तो बैड डेट्स की अभी आपको मूवी भी दिखा दी, हम बिल दे चुके हैं ना। अच्छा, दूसरी बात, इंक्रीज इन ब्लॉकेज ऑफ फंड्स। आपको क्या लगता है बेटे, जब आप उधार देंगे तो क्या आपके फंड्स ज्यादा ब्लॉक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप एक महीने का उधार देते हैं, इफ यू गिव अ क्रेडिट ऑफ 1 month, then your account receivable will be 1 lakh in that 12 lakhs example. If you give a credit of 2 months, then your account receivable will be of 2 lakhs. If you give a credit of 3 months, if annual sales are 12 lakhs, then my account receivable will be of 3 lakhs. It means my funds, my seller, I am whom? मैं कौन हूँ? मैं seller हूँ, मैं अपोलो टायर्स हूँ, मैं M&F टायर्स हूँ, मैं हिंदुस्तान लीवर हूँ, मैं ब्रिटानिया ब्रेड्स हूँ। बेटे मैं जब उधार में दूंगा तो मेरे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे एंड यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ माय कंपनी, सो यू हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट दिस फैक्टर कि भाई अगर ये पैसों का हम उधार ना देते, सुनना जरा ध्यान से, अगर हम उधार ना देते तो हमारे पैसे ब्लॉक ना होते और ये पैसे अगर हम जो ब्लॉक ना होते बैंक में डिपॉजिट करते तो वहां से कुछ इंटरेस्ट कमाते जो अब नहीं कमा रहे। वो जो इंटरेस्ट हम लूज कर रहे हैं उसका नाम है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट कॉस्ट। मेरी बात आप समझ रहे बेटे, मेरी बात पूरी समझ गए? तो हम दूसरी कॉस्ट की बात भी करेंगे। आइए जी, मैं उसी शीट में लेके चल रहा हूँ, आपको मेरे साथ साथ बनाना है। मैं बेटे यहाँ देखिए इंक्रीज लिख लिया, इंक्रीज इन कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट में इंक्रीज इन बैड डेट्स, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन कलेक्शन कॉस्ट, फैक्टरिंग कॉस्ट भी होगी देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट को और बेनिफिट्स को एक साथ साथ ले आएंगे, हम साथ साथ हैं, और नेट बेनिफिट और नेट कॉस्ट कैलकुलेट। और जहां पर नेट बेनिफिट, जिस ऑप्शन में नेट बेनिफिट पॉजिटिव आएगा, आग गले लग जा उसको गले लगा लेंगे। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करेंगे बेटे, लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। एक बच्चा कहता है ये आएगा ही नहीं बेटे, पेपर भरा पड़ा है सीएम में, आप आईएमए साइट से पुराने पास्ट पेपर डाउनलोड करके देखो, हॉक के प्रैक्टिस आंसर शू करके देखो, वाइले के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर शू करके देखो, ग्लैम के 2021 के क्वेश्चन शू करके देखो। बेटे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपका सिंसियरली बैठना और प्रैक्टिकल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में बेटे ये कैलकुलेटर जरूर लेकर आना। तो आज के इस लेक्चर में मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात बताने जा रहा हूँ दैट आई वांट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, my objective is to determine optimum credit policy for my company, for which I am a management accountant, and my company and any company, and I want to find out that what is the optimum credit policy keeping in mind the liquidity and profitability.
बस बेटे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक लेक्चर भी और लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें सब कुछ बता दूंगा। आज 80% बता दिया, 20% भी रहता है क्योंकि हॉक पे 20% वो तोड़ भी दिया हुआ है। अच्छा, जो बच्चे वायले और ग्लैम से कर रहे हैं उनका तो आज ही खत्म हो गया। बट बेटे आपको जब मैं दे रहा हूँ नॉलेज, तो आप मेरे साथ एक लेक्चर और कर लो यार। पैसों की बात है, डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी ना एग्जामिनेशन फीस की। बार बार दोगे क्या पैसे? एक ही बार देंगे बेटे, इंडियंस एक ही बार करते हैं काम। इसलिए आप सभी के सभी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर जो मैं लूँगा, छोटे छोटे होंगे वो तो आप करें। ज़्यादा लगता है लंबा तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैं प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।